हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम गति चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। यस फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, अलग अलग वीडियो जो मेरे पुराने हैं, कि सर बजाज फाइनेंस में यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है कि इतना ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे आ चुका है। बहुत सारे वीडियोज़ भी आए हैं जहाँ पे बजाज फाइनेंस से रिलेटेड नेगेटिव टोन भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आसानी से समझेंगे कि क्या एक्चुअल में यहाँ पे हुआ है। उसी के साथ साथ अगर बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी अगर आप लोगों ने निवेश किया होगा तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल है। तो इन सारे सवालों का जवाब, जितने भी क्वेरीज है, इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो आराम से इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे बजाज फाइनेंस। यस फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस अगर आप देखोगे 9% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। 200 पॉइंट की गिरावट, लगभग 2100 के नीचे या फिर 2100 पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बीच में बजाज फाइनेंस, आप सभी लोगों को पता है, नीचे आ चुका था। उसके पीछे भी लॉजिक है कुछ, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बट उसके बाद हम लोग को बजाज फाइनेंस लगभग 2500 के आसपास जाते हुए देखने को मिला था। तो बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी वापस करना शुरू कर दी थी कि यहाँ पे बस अभी बजाज फाइनेंस रिकवर कर गया, अभी तो यहाँ पे वो ऊपर ही जाने वाला है। बट आप देख सकते हो, जल्दबाजी हमेशा महंगी पड़ती है, क्योंकि मार्केट फिलहाल आप सभी लोगों को पता है कि आज भी हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में है। एंड ये लॉकडाउन अभी भी हटने का नाम यहाँ पे लेने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। सो ओवरऑल यहाँ पे इशू क्या हुआ है उसके ऊपर हम लोग ज़रूर आएंगे। बट उससे पहले हम लोग बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब कि अगर आज के दिन की बात करें तो 21 अप्रैल यहाँ पे 30% के आसपास हम लोगों को बजाज फाइनेंस में डिलीवरीज देखने को मिली। एंड अगर इंट्राडे की बात करें तो आप देख सकते हैं, प्रीवियसली ये क्लोज हुआ था 2300 के ऊपर, ओपन हुआ था 2210 पे, हाई इसने लगाया था 2210 पे, एंड लो इसने लगाया था 2085 पे। सो ये सारा डेटा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जो कि आपके सामने यहाँ पे मैंने बता दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे आगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपके सामने मैंने एक नाम ओपन किया जिसका नाम है यूबीएस। तो ये यूबीएस है क्या? तो अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे विकीपीडिया के ऊपर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यूबीएस मतलब ये है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे उसको बोलते हैं यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, उसी का फुल फॉर्म है। हम लोग कह सकते हैं जो मतलब यूबीएस आप लोग जो पढ़ते हो, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। एंड आज हम लोगों को यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। द बजाज फाइनेंस डीप अप्रॉक्सीमेटली 8% आफ्टर, किसके बाद? यूबीएस डाउनग्रेड इट टू द सेल। यस दोस्तों, यहाँ पे उसी के साथ साथ यूबीएस ने उनके जो टारगेट भी थे यहाँ पे कम कर दिए हैं। तो इसीलिए मैंने यूबीएस कौन है ये आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है। तो आप तो बोलेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे बीच में आके गए, उन्होंने भी टारगेट चेंज किए थे, कुछ ने टारगेट 3500 भी बताए थे, कुछ ने टारगेट 1740 भी बताए थे। सो यूबीएस भी ऐसे टारगेट बता रहे, तो इतना क्यों इसका इम्पैक्ट है? सो दोस्तों, इसके समझने के लिए आप लोगों को मैं लेके जाना चाहूँगा कि यूबीएस एक बहुत ही रेप्यूटेड, हम लोग कह सकते हैं, जो बैंक अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखी। सो जो ये टारगेट, जो उनका एनालिसिस होता है, वो एक सटीक जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उसके चांसेस हम लोग कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। सो अगर हम लोग बात करें येस बैंक की, येस दोस्तों, येस बैंक शेयर टैंक 13% आफ्टर द यूबीएस कट देयर प्राइस एस्टिमेट टू द ₹90। सो आप समझ सकते हो ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। 13 जून 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, तभी भी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि तब येस बैंक का शेयर बहुत महंगा चलता था। एंड तभी यूबीएस ने बताया था कि 90 तक ये शेयर आ सकता था। तभी सभी लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, इतना नीचे कहाँ से आएगा 90 तक। तो आप देख सकते हैं अभी येस बैंक कहाँ पे चल रहा है। सो यूबीएस की जो भी प्रेडिक्शन होती है उसको मार्केट बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यूबीएस ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी की है, उसको हम लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूबीएस ने टारगेट कट कर लिया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी हम लोगों ने समझना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का शेयर हम लोगों को लगभग 9% तक इंट्राडे में गिरते हुए देखने को मिला था। एंड उसके पीछे की वजह है यूबीएस ने उनको डाउनग्रेड कर दिया स्टॉक को, पहले न्यूट्रल बताया था एंड अभी सेल का उन्होंने कॉल यहाँ पे दे दिया है। उसी के साथ साथ उनकी जो असेट क्वालिटी कंसर्न है, जस्ट बिकॉज ऑफ ना, उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसके वजह से ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब कोरोना वायरस की अगर हम लोग बात को कंसिडर करें, इसके वजह से बजाज फाइनेंस का जो परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रहा है एंड आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक या फिर महीनों तक हम लोगों को यहाँ पे खराब होते हुए देखने को मिल सकता है। असेट क्वालिटी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, उससे रिलेटेड ये बात यहाँ पे उन्होंने बता दी है। यूबीएस ने खुद यहाँ पे बोला है
कि उन्होंने कहा था कि बजाज फाइनेंस आप लोगों ने 12 महीने होल्ड करना चाहिए एंड उसका टारगेट 4,600 बता दिया था। बट फिलहाल आप सभी लोगों को पता है, किसी को लगा भी नहीं था 1 महीने पहले कि ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी कोरोना वायरस जैसी, एंड आप और मुझे घर पे बैठना पड़ सकता है एंड बाहर कब निकलना ये अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 1600 तक का टारगेट, पहले 4,600 बताया था, वो कट करके अभी 1,600 का निचला टारगेट यहाँ पे यूबीएस ने दे दिया है। सो याद रखना फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में आप कभी भी आते हो तो किसी भी चीज़ को आप लोगों ने हमेशा के लिए परमानेंट नहीं समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये नहीं कि बजाज फाइनेंस का शेयर बर्बाद हो गया या फिर ख़राब हो गया। यूबीएस ने ये भी कहा है कि बजाज फाइनेंस एंड उसी से रिलेटेड जो पीयर कंपनीज है, मतलब उनके साथ जो भी कंपटीशन देने वाली कंपनी, या फिर आप अन्य एनबीएफसी कंपनी को भी पकड़ लो। अगर मैं बात करके लूँ एचडीएफसी, जो कि एनबीएफसी सेक्टर की और एक बड़ी कंपनी है, तो ऐसे कंपनी को भी ये सारी चीज़ों का फटका लगने वाला है। सो सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं, बाकी की भी कंपनीज यहाँ पे ज़बरदस्त पिटते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो सवाल उठता है, क्या बजाज फाइनेंस में इंटरनल कोई इशू है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इंटरनल इशू रहेगा तो फिर कंपनी बर्बाद हो सकती है। येस बैंक इसीलिए बर्बाद हुई, डीएचएफएल इसीलिए बर्बाद हुई, जेट एयरवेज इसीलिए बर्बाद हुई कि इंटरनल इशू था। सो यहाँ पे यूबीएस ने कहा है कोई इंटरनल इशू नहीं है। यहाँ पे जो लॉकडाउन की स्थिति है, नेशन वाइड लॉकडाउन है, ये कोई एक दो जगह पे नहीं है, पूरा कंट्री बंद है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है ये, पूरा कंट्री यहाँ पे बंद है एंड उसका जो फटका लगेगा ये फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है उसको यहाँ पे ज़बरदस्त लगने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है वो फाइनेंस यूजुअली जो प्रोवाइड करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो लोन होते हैं, एसएमई लोन्स रहते हैं, उनको वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ अनसिक्योर्ड लोन भी ये कंपनी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से जो रिकवरी होना एक बहुत ही यहाँ पे डाउटफुल वाली सिचुएशन हो चुकी है। सो दोस्तों, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पैराग्राफ में भी देखने को मिला है कि लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होता ही रहा तो आप सभी लोगों को पता है यही चिंता यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी फ्रीज हो जाएगी। लिक्विडिटी इन द सेंस ऑफ व्हाट? लिक्विडिटी किसकी बात करें? जिन बिजनेसेस को यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने फाइनेंस प्रोवाइड किया होगा, अगर वहाँ पे उनकी लिक्विडिटी फ्रीज हो जाएगी, उनको अगर बिजनेस करने में दिक्कत आएगी तो वो अपने इंस्टॉलमेंट लोन के हफ्ते कैसे वहाँ पे उनको रिकवर कर सकेंगे, कैसे रीपे कर सकेंगे। एंड इसीलिए जिन लोगों का भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर छोटे बिजनेसेस है, वो जो लोन है यहाँ पे बजाज फाइनेंस को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डिफ़ॉल्ट भी या फिर एनपीएस भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड इसीलिए यहाँ पे यूबीएस ने जो पहला टारगेट इनका न्यूट्रल था, 4,600 तक बजाज फाइनेंस जा सकता था, वो उन्होंने रिवाइज करके सेल कर दिया एंड 1,600 तक का टारगेट यहाँ पे बता दिया है। अभी इसके ऊपर भरोसा कितना रखना है, ऑब्वियसली ये तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि हर एक का अगर हम लोग बात करें वो अपना अपना स्टडी रहता है, अपना अपना एनालिसिस हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है लास्ट मंथ मतलब अभी तो अप्रैल चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। अगर हम लोग बात करें मार्च की तो यहाँ पे जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है, आप सभी लोगों को पता है बेस्टिन, उन्होंने भी जो बजाज फाइनेंस थे उसको यहाँ पे डाउनग्रेड किया था, जो कि उन्होंने यहाँ पे अंडर परफॉर्म बता दिया था। एंड जो टारगेट बेस्टिन ने भी पहले 4,820 बताया था, वो यहाँ पे 1,740 रिवाइज कर दिया था। सो हम लोग देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस बीच में अच्छा खासा चल रहा था, बट तभी मैंने आपको कहा था कि बजाज फाइनेंस ये आपको अगर खरीदना है तो 2,000 के आसपास आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा आप 1,740 पे ही लगा देना, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस कह रहे, या फिर आप चाहो तो 1,600 के ऊपर लगा देना। बट यस, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। मैं वापस कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी खराब नहीं है, तो इसलिए जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने ज़रूर फोकसली याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपके पास ऑलरेडी बजाज फाइनेंस है तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। यस दोस्तों, ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड इसको लॉस में निकाल दो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो किसी और की भी राय ले सकते हो, जो कि आप लोगों ने ज़रूर लेनी चाहिए। सो जिनके पास ऑलरेडी कुछ लोगों ने इसको अभी अभी खरीदा था 2,500 के आसपास, या फिर किसी ने इसको 2,300 2,200 में खरीदा होगा जल्दबाजी में, तो यही बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कॉमन कि क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। तो मैं आपको एक ही कहूँगा कि ये शेयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म निवेश किया एंड हम लोगों ने इसको लॉस में निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब आप लोगों ने होल्ड रखना चाहिए। क्या यहाँ पे एवरेज किया जा सकता है? यस, अब किया जा सकता है, बट लेवल कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड सेकेंड, अभी तक आपने बजाज फाइनेंस नहीं खरीदा है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ज़रूर उठा सकते हो। सो एवरेज करने के लेवल एंड क्वांटिटी उठाने के लेवल बिल्कुल सेम है। सो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात यहाँ पे स्टार मार के बता रहा हूँ
कि आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी मतलब फटाफट इसको खरीदना नहीं है, मतलब लमसम अमाउंट नहीं डालना है। मेरे पास 1 लाख रुपये है, मेरे पास 10 लाख रुपये, 50 लाख है, क्या डाल दूँ, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो आप एवरेज करने का जो फ़ायदा होता है वो आप गवा के बैठोगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले लमसम अमाउंट नहीं डालना है। आपके पास जितना भी निवेश हो, जितना भी आपके पास कैपिटल हो, हर एक के पास अलग अलग हो सकता है, आप लोगों ने उसको हर टुकड़े में डिवाइड करना है अलग अलग। अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे टुकड़े की, मतलब चलो कुल मिला के 5 इंस्टॉलमेंट के लिए आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट आप लोग चाहो तो 2,000 रुपये लगा सकते हो। यस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत ही नज़दीक है, बट यस कोई बात नहीं, हमारे पास फिर भी 4 इंस्टॉलमेंट रहेंगे। उसके बाद जिस तरीके की टारगेट यहाँ पे दिग्गज ब्रोकर ने दी है, तो क्यों हम लोगों ने पंगा लेना चाहिए। तो 1740 के ऊपर आप सेकेंड टारगेट रख सकते हो। उसके बाद यूबीएस ने जैसे कहा है 1600, यस दोस्तों आप 1600 के ऊपर तीसरा टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। मतलब आप लोगों ने ट्रांचेस में यहाँ पे बाइंग करना है। 1600 जैसे हो जाएगा, उसके बाद आप लोग उसको चाहे तो 1400 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट, बहुत ही लंबा है बट येस आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना चाहिए। एंड उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा उसको आप लोगों ने रिजर्व्स रखना चाहिए। जो सिचुएशन रहेगी उसको आप लोगों ने देखनी चाहिए। अगर आप चाहो तो 1400 के भी टारगेट को कट कर सकते हो। 5 में से आप पहले 3 इंस्टॉलमेंट इसी प्राइस के ऊपर आप फोकस कर लेना एंड इसी के ऊपर लगा देना। जैसी सिचुएशन रहेगी उसको देख के हम लोग आखिर के 2 इंस्टॉलमेंट भी लगा देंगे। मैं वीडियो देख के आपको बता दूंगा। मैं वापस कह रहा हूँ, ये आप लोगों ने फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस मैं खुद इस चीज़ को फॉलो यहाँ पे करने वाला हूँ। सर एग्जैक्टली लेवल बता दो ना कि यहाँ पे कितना जाएगा। अगर एग्जैक्टली मुझे पता है कि ये शेयर 500 तक भी आएगा तो मैं क्यों यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। सो रिटेल निवेशकों में ये भी एक गलत बात होती है कि हमेशा उनको बॉटम पकड़ना होता है। बॉटम किसी को भी नहीं पता, वॉरेन बफेट जी खुद बोलते हैं मुझे बॉटम नहीं पता है। सो इसीलिए हम लोगों ने क्या करना होता है, हमेशा टुकड़ों में निवेश करने का होता है। सो उसका फ़ायदा आप लोगों को लॉन्ग टर्म में हो सके। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा वीडियो को क्लोज करते वक्त कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी इन द सेंस ऑफ इंटरनल इशू नहीं है। एक्सटर्नल इशू वही बताया जो कि बेस्टिन ने भी बताया था कि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से इनको बिजनेस में दिक्कतें होने वाली है। इन्होंने ऑलरेडी जो लोन प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे रिकवरी करते वक्त तकलीफ होने वाली है। सेकंड, यहाँ पे अगर ऑलरेडी बाय है तो आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। अगर आपको एवरेज करना है यस तो आप ज़रूर कर सकते हो एंड फ्रेश बाइंग करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो। सर मुझे 2000 का लेवल जो अभी आप लोगों ने बताया वो बहुत ही नज़दीक लगता है, बहुत ही क्लोज लगता है, डेंजरस लगता है। आप चाहो तो अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। मैं वापस कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये सुनना ही चाहिए। मैं भी कितनी बार गलत गया हूँ, तो आप खुद भी अपनी स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे तो भी चल जाएगा। बट येस आप लोगों ने इस जो गिरावट है उसका फ़ायदा उठाना है, जो कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों को ये शेयर ज़रूर फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इन दोनों दिग्गज ब्रोकर्स की, इन्होंने खुद इसका टारगेट लगभग 4,800 तक दे दिया था जब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। सो ये बात समझने की है कि कंपनी ख़राब नहीं है, सिचुएशन को देख के हम लोगों को यहाँ पे खेलना है। एंड जैसे मैंने कहा कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, कि अगर हम लोग बजाज फाइनेंस के अन्य कॉम्पिटिटर्स भी देख लेते तो उनमें भी सिमिलर सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिलने वाली है, जो कि यहाँ पे गिरावट होने वाली है। सो दोस्तों इस लॉजिक को हमेशा आपके दिमाग में फीड कर लेके रखना चाहिए कि ये कंपनी आपको अच्छे खासे लेवल पे अभी मिलने वाली है एंड इनके कॉम्पिटिटर्स भी गिरने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये कंपनी सिर्फ गिरेगी। मतलब मैं एग्जांपल हमेशा आप लोगों को देता हूँ कि सपोज आपकी चाय की दुकान है एंड अगर आप एक किसी ऑफिस के नीचे चाय का अपना ठेला लगा के बैठते हो एंड वहाँ पे आप लोगों के पास 100 कस्टमर आते थे बट अभी नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑफिस बंद कर दिया है, तो आपको उस चाय वाले को तो नुकसान होगा, बट उसके बाजू में उसके 10 कॉम्पिटिटर है, क्या उनको फ़ायदा होगा? उनको भी नुकसान ही होगा क्योंकि वो ऑफिस ही बंद कर दिया है। तो बताने का मकसद यही है कि जो सिचुएशन है लॉकडाउन की सिर्फ एक बजाज फाइनेंस को हिट नहीं करने वाली है, ये हर एक कंपनी को हिट करने वाली है जो कि फाइनेंस सेक्टर से, इवन दो बैंकिंग सेक्टर से। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर दिमाग में फिट करनी चाहिए। तो चाहे वो FDFC क्यों ना हो, अगर मैं दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर्स की अगर कंपनीज़ की बात करूँ जो कि NBFC में ही आती है, सो HDFC की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे 3.5% से ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिल रहा है। बट इवन दो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिटेल निवेशक क्या करते हैं, चलो HDFC क्रैश हो रहा है निकल जाते हैं, बट यहाँ पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो फॉरेन की कंपनी है वो यहाँ पे निवेश अपना बढ़ा रही है। सो यही सीखना है हम लोगों को कि निचले लेवल पे आप लोगों को ये कंपनीज मिल रहे विदाउट एनी इंटरनल इशू। सो इसका फ़ायदा आप लोगों ने ज़रूर उठाना चाहिए। सो फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा दोस्तों। जितना हो सके मैंने अपने तरफ से आप लोगों के सामने सारी चीज़ें रख दी है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।